राजस्थान की प्रमुख नदियां, या हम बात करें अफवाह तंत्र की, और कौन सा अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे हम? अरब सागरीय अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और अरब सागरीय अफवाह तंत्र में कौन सी नदी पढ़ रहे थे? माही नदी पढ़ रहे थे। माही नदी का डायग्राम बना लिया था हमने। माही नदी में हमने देखा था कि उद्गम कहां से होता है। माही नदी का कौन सी झील से होता है? मेहंद झील, जिला धार, और राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन से गांव से प्रवेश करती है ये राजस्थान में? खांदू गांव से प्रवेश करती है। खांदू गांव से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सा बांध है इस पर? माही बजाज सागर। एक तो कौन सा है? माही बजाज सागर। एक कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। और फिर हमने जो बात की थी वो बात की थी कि इसमें एक सोम नदी आती है, और एक कौन सी नदी आती है? जाखम नदी आती है। एक मोरेन आती है। एक आगे जाकर के इसमें भादर नदी मिलती है। यहाँ पर एक बांध बनाया था हमने। कौन सा बांध बनाया था? कडाना बांध बनाया था। और हमने इसमें एक नदी बनाई थी। इस नदी का नाम था अनास। अनास की एक सहायक थी, उसका नाम क्या था? हरण। एक नदी इसमें आके मिल रही थी, उस नदी का नाम क्या था? साप। एक यहाँ पे हमने नदी मिलाई थी, इस नदी का नाम क्या था? ईरू या एराव बोल देते हैं इसे। ईरू या एराव नदी। ये सब कुछ बातें कर ली थी। एक हमने स्थान पढ़ा था इस नदी के किनारे, गलिया कोट। ये सारी बातें कर ली थी हमने। आज जो बातें करनी है वो, एक तो इसके उपनाम के बारे में बात करनी थी। उपनाम में लिखे थे क्या? उपनाम की बात करनी है। उपनाम कौन कौन से हैं इस नदी के? वागड़ की गंगा, कंठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा। ये नाम नोट कर लिए थे। फिर हमने लंबाई की बात की थी। कुल लंबाई कितनी है इस नदी की? कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है इस नदी की? 171 किलोमीटर। राजस्थान में बहाव कितने जिलों में है? 3 जिलों में राजस्थान के अंदर बहती है। कौन कौन से जिले हैं? एक बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़, और एक कौन सा जिला है? डूंगरपुर। ये बात भी हमने नोट कर ली थी जहां तक मुझे याद है। ये सारी बातें नोट कर ली थी क्या? और विलुप्त कहाँ होती है ये नदी? कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी। अब इससे आगे की जो बातें हैं वो हमें नोट करते हैं आज। यहां तक की बातें समझ में आ गई थी सभी के? ठीक। ये बना रहे हो? इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अधिगम क्लासेस के चैनल पर कल वाली क्लास पड़ी है, वो देख लेना। उसी से बनाना। इसमें वो सारी बात मैंने नहीं बताई जो मैंने कल बताई थी, है ना? मैंने तो बड़ा बड़ा बताया ही, इससे ज्यादा बताई हुई है कल। मैं उस क्लास से देख के बनाना। आप कोशिश ये करना, बना लो भले। ये भी गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा बताया हुआ है। ये थोड़ा सा आज के हमने रिवाइज किया है, इसलिए। अब हमें आगे बात करें तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जो जिसमें एक बात तो आप इस मैप के अंदर देखो कि जैसे ये राजस्थान के मैप में यहां से इस भाग से एक नदी प्रवेश करती है, और इस और एक नदी वापस पुनः निकल जाती है। ये नदी कौन सी है? ये माही नदी है। माही नदी है। तो इस नदी की विशेषता क्या बनती है? इस नदी की ये विशेषता बनती है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से ही राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर से ही पुनः वापस निकल जाती है, या वापस चली जाती है, राजस्थान से बाहर चली जाती है। वो नदी कौन सी है? माही नदी है। तो लिखेंगे माही नदी में कि राजस्थान की बिल्कुल नोट करना है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी
जो दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करती है तथा तथा दक्षिणी राजस्थान से ही लौट जाती है या राजस्थान से बाहर चली जाती है। ऐसी नदी कौन सी है? तो बताओ कौन सी नदी ऐसी? माही नदी है। और जब मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ाया था आपको, तब मैंने एक बात बताई थी आपको कि माही बेसिन को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? क्या नाम था प्राचीन काल में माही बेसिन का? कौन सा प्रदेश कहते थे? बताओ। प्राचीन काल में माही नदी को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। एक ये बात याद रखने वाली है, पूछा भी गया है ये प्रश्न कई बार पुष्प प्रदेश का। ये नोट कर लिया सभी ने? बिल्कुल काटती है, 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। उसी की चर्चा करते हैं अभी। पहले तो आप इसमें देखो, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। पीछे जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था ना, उसमें यहां से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है ऐसा? कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं क्या है? गुजरती है। एक तो ये बात थोड़ी हम ध्यान रख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो 3 रेखाएं, इन 3 रेखाओं को 2 बार काटने वाली 3 नदियां। एक नदी माही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो जायरे नदी, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और एक मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। इस प्रकार से 2 बार काटती है जो नदी, इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है उस नदी का नाम है कांगो जायरे नदी। और कर्क रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। हाँ जी। तुम्हारे ये तो अगर कोई विश्व का है तो बन सकता है, नहीं तो आपके जो प्रश्न बनने वाला है वो कौन सा है? माही वाला प्रश्न बन सकता है। ठीक है। लेकिन ये बात ऐसे है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा अगर देख लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हम एक बात नोट कर देते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखते हैं कि माही अपने कर्क रेखा को, कर्क
रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। देखो ये प्रश्न तो आता ही रहता है और कई बार पूछा भी गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों काटती है, फिर क्या जवाब देंगे? नदी का मन कर गया, बहती बहती इधर बहने लगी और काट दिया, रिकॉर्ड बनाना था। तो ऐसा हो सकता है क्या? प्रश्न आ सकता है ऐसा भी, क्यों काटती है? आ तो सकता है। मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश बताए हैं, उन भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको एक शब्द लिखाया था, जीबीटी। क्या शब्द लिखाया था? जीबीटी का पूरा नाम क्या था? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, या इसका नाम है महान सीमांत भ्रंश। इसी के नाम है, भले ही तो इसे महान सीमांत भ्रंश बोल दो, भले इसे ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट बोल दो, या शॉर्टकट में इसे जीबीटी बोल दो। कहां से गुजरता है ये गुजरता है यहां से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां से क्या है, हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा यहां से इस प्रकार से ये गुजरता है। अब ये नदी किधर से आती है? ये नदी है माही, ये इधर से आती है। और जैसे भ्रंश का मतलब होता है नीचे बैठा हुआ स्थान, गहरा है ये स्थान। इस गहरा होने के कारण क्या है, जैसे ये नदी इसमें इस भ्रंश वाले क्षेत्र में आती है, इस भ्रंश वाले क्षेत्र में आने के कारण इसे इस ओर क्या मिल जाता है? ढाल मिल जाता है। और ढाल मिलने के कारण ये नदी पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो प्रश्न हो सकता है पूछा जाए कि माही नदी पुनः दक्षिण की ओर क्यों मुड़ती है? तो हम कहेंगे क्योंकि माही नदी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से होकर बहती है, जिसके कारण जैसे ये नदी इस ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में प्रवेश करती है, इस भ्रंश में प्रवेश करती है, ये पुनः दक्षिण की ओर बहने लगती है। ये बात ध्यान रखिए। तो एक बात नोट करते हैं हम, लिखिए, माही नदी जीबीटी, माही नदी जीबीटी, या लिख सकते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से होकर बहती है, होकर बहती है, जिस कारण यह नदी पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है भैया? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। राजस्थान में प्रवेश भी किस दिशा से करती है? दक्षिण की ओर से। जैसे ही ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में प्रवेश करती है, इसकी दिशा में पुनः परिवर्तन हो जाता है, और पुनः परिवर्तन होने के कारण वापिस दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। तो एक बात ये हम ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम बात करें कि जैसे इस मैप में हम देखें कि ये नदी ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, तो कई बार प्रश्न बनता है कि ये जो आकृति है, ये आकृति कैसी है? तो ये आकृति उल्टे यू जैसी आकृति है। कैसी आकृति है? उल्टे यू जैसी आकृति है। तो हम एक बात नोट करेंगे कि माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर जैसी आकृति बनाती है। माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर जैसी आकृति बनाती है। पूछा हुआ प्रश्न है।
कि कौन सी नदी उल्टे यू अक्षर जैसी आकृति बनाती है, तो माही नदी बनाती है। जीबीटी से होकर कौन सी नदी बहती है, माही नदी बहती है। कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। आदिवासी की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। और क्या प्रश्न आनी, प्रश्न ये पूछ लेगा कि इरु किसकी सहायक नदी है, चाप किसकी सहायक नदी है। तो बस यही प्रश्न आते हैं, और यहां से कौन से प्रश्न आने। अब हम बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, तो हेडिंग लगा दीजिए आप त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। माही नदी पर कौन सी तीन नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, तो लिखेंगे त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है। एक तो है सोम, एक है माही, और एक है जखम। भी किताब के अनुसार तो बनाती है, और प्रॉपर लोकेशन देखें तो नहीं बनाती। ठीक है, बात दोनों ही है, लेकिन अगर प्रश्न आए तो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, और वो उसके अनुसार बनाती है तो ठीक है, हम ही कह देते हैं बनाती है। ठीक है, कौन से स्थान पर बनाती है, तो ध्यान रखना बेणेश्वर धाम नहीं बोलेंगे, हम इस स्थान को बोलेंगे नवाटापुरा। क्या बोलेंगे, नवाटापुरा नामक स्थान पर बनाती है। कौन से जिले में पड़ता है, डूंगरपुर जिला पड़ता है। डूंगरपुर जिले के अंदर स्थान कौन सा पड़ता है, नवाटापुरा। यहां पर अब यहां पर जो स्थल विकसित किया गया है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। बेणेश्वर धाम हम पढ़ के भी आए हैं संत मावजी को, तो बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो लिखेंगे इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। कुंभ कहा जाता है तो मेला भरता होगा, तो लिखेंगे मेला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेणेश्वर धाम मेला कब भरता है, कब भरता है बताओ। माघ पूर्णिमा को भरता है, फाल्गुन पूर्णिमा को भरता है, या कार्तिक अमावस्या को, माघ पूर्णिमा को। तो लिखेंगे प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ पे क्या भरता है, मेला भरता है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ पे क्या भरता है, मेला भरता है। फिर एक विशेष बात जो मैंने आपको वैसे बता रखी है, फिर से बता देता हूं कि भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कितने जगह से खंडित है शिवलिंग, 5 जगह से खंडित है। ठीक है, तो क्या विशेषता लिखेंगे बेणेश्वर धाम की, भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से धाम में होती है, बेणेश्वर धाम में होती है। एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, कौन था संस्थापक बेणेश्वर धाम का, संत मावजी। तो लिख सकते हैं बेणेश्वर धाम का संस्थापक, बेणेश्वर धाम का संस्थापक कौन थे, संत मावजी। और संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गुटका कहलाते हैं, अणबे वाणी कहलाते हैं, हरड़े वाणी कहलाते हैं, चोपड़ा कहलाते हैं, बताओ।
मेरे को लगता है ये जो पेपर है ना ये गलत रख दिए। पशु परिचर में तो स्पेशल एक ट्रेनिंग होनी थी। भी घास कितना काट सकता है, जो अपने बोलते हैं कि जैसे घास को इकट्ठा करते हैं उसे पांड बोल देते हैं, कितने किलो की उठा सकता है। जब पशु भागता है तो कौन कितनी स्पीड से मोड़ के ला सकता है ना। सिर्फ यही काम होना था इसमें। किधर मावजी पढ़ाना पड़ रहा है बीच में। मावजी, मावजी का नाम लेकर के पशु वापिस थोड़ी आएंगे। ये मावजी महाराज उस गाय को इधर मोड़ दो। अरे याद कर लो किस लिए पढ़ाए हैं वो सब। पेपर में आएगा, पेपर में ये प्रश्न तो कितनी बार पूछा हुआ है कि चोपड़ा कहते हैं दीपावली के दिन बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। तो फिर हालांकि भूगोल से संबंध नहीं है, मैंने सोचा चलो पूछ ले, पढ़ाया हुआ है, याद किया है कि नहीं किया। दिसंबर में तो चलो लिखते हैं आगे कुछ इसमें। अपने को कोई बात वैसे ध्यान में रखनी है नहीं, मैंने ये सारी बातें लिखा चुका हूं मैं। बस थोड़ी सी बेणेश्वर धाम के बारे में बात लिख ली। भूगोल में पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है ना, भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बस इतना प्रश्न बनता है और ज्यादा कोई प्रश्न बनता है नहीं। फिर हम बात करते हैं आगे। इसी नदी के किनारे हमने कल स्थान लिखा था गलिया कोट। कौन सा कोट, कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले के अंदर है। ठीक है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन से, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या होता है रमकड़ा उद्योग, क्या बोल रहे हैं, गंडकड़ा उद्योग। घिया पत्थर से खिलौने बनाना, घिया पत्थर से खिलौने बनाना ही कौन सा उद्योग कहलाता है, रमकड़ा उद्योग कहलाता है। गलियाकोट में एक पीर की दरगाह है, कौन से पीर की दरगाह है, या कौन से पीर की कब्र है, कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। फकरुद्दीन की दरगाह है, पीर फकरुद्दीन की यहाँ पे क्या है, दरगाह है। तो हम लिख सकते हैं पीर फकरुद्दीन की कब्र भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि दरगाह है। ठीक है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है, बोहरा संप्रदाय से संबंधित है, बोहरा संप्रदाय से संबंधित। कोई उर्स आर्स भरता है क्या, मेला लगता है, दिखाया था, कोई याद आ रहा है, उर्स कब भरता है यहाँ पर, बता सकते हो, या ऐसे कह दो सर बताया नहीं था। कौन से महीने की कितनी तारीख को भरता है, उर्स लिख दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं उर्स। मुहर्रम माह की 27 तारीख को मेला भरता है, 27 तारीख को मेला भरता है, उर्स भरता है। किसका उर्स भरता है, पीर फकरुद्दीन का उर्स भरता है। कहाँ भरता है, गलियाकोट में भरता है। कौन सी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे है। कौन से जिले में पड़ता है, डूंगरपुर जिले में पड़ता है। कर लिया नोट सभी ने, अब ये ऊपर वाला तो कर लिया होगा। तो हम बात करें आगे, वो मैप जो हमने कल बनाया था उसमें हमने एक तरफ लिखा था दायां भाग, एक तरफ लिखा है बायां भाग। तो आप उसमें देखो कि बाएं भाग से कौन कौन सी नदियां मिल रही है, बाएं भाग से कौन कौन सी नदियां मिल रही है, साप नदी और
अनास नदी, ऐसे बनाया था ना हमने कि एक तो इसमें चाप आके मिल रही है, एक कौन सी आके मिल रही है, अनास आके मिल रही है। तो ये कौन सा किनारा है, बायां किनारा है, बायां किनारा है। तो प्रश्न हम एक बात नोट लगा के सीधी लिख लेते हैं कि माही नदी में, माही नदी में बाएं किनारे से, बाएं किनारे से अनास व चाप, अनास व चाप नदियां मिलती है, अनास व चाप नदियां मिलती है। अगली बात करते हैं इसके बाद, इस पर हमने 3 बांध पढ़े। पहला बांध कौन सा पढ़ा, माही नदी पर परियोजना की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले एक बांध पढ़ा, कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में है, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। दूसरी बात, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त, दोनों की संयुक्त परियोजना है। और इसके अंदर जो खर्चा लगा है वो लगा है, राजस्थान ने दिया है 45 अनुपात और गुजरात ने कितना दिया है, 55 अनुपात खर्चा दिया है। यानी कि जो भी 100 रुपए खर्चा लगता है तो उसमें 45 रुपए राजस्थान के और 55 रुपए किसके लगते हैं, गुजरात के लगते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, कितनी लंबाई है इस बांध की, 3109 मीटर इस बांध की लंबाई है। फिर हम अगली बात करें कि अगर प्रश्न आए कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, माही बजाज सागर परियोजना। तो आदिवासी क्षेत्र की, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी परियोजना है, बताओ कौन सी परियोजना है आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी, माही बजाज सागर परियोजना है। आगे हम बात करें इसमें कि इसे राष्ट्र को समर्पित कब किया गया, 1 नवंबर 1983 को, बिल्कुल सही बात है। तो लिख दीजिए, राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित कब किया गया, 1 नवंबर 1983 को, 1983 को। कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है, कुल विद्युत उत्पादन तो 140 मेगावाट, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा है राजस्थान का, तो हम लिखेंगे कि संपूर्ण विद्युत उत्पादन, संपूर्ण विद्युत का उपयोग राजस्थान करता है। यहाँ पर जितनी भी विद्युत का उत्पादन होता है उसका उपयोग कौन करता है, राजस्थान करता है। तो माही बजाज सागर परियोजना विद्युत उत्पादन की दृष्टि से किस राज्य की परियोजना है, पूर्ण रूप से राजस्थान की परियोजना है। एक ये बात इसमें ध्यान रखिए। दूसरा बांध कौन सा लिखा था, कागदी पिकअप बांध, कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और उससे प्रमुख 2 नहरें निकाली गई है। दो नंबर पे नोट करते हैं, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा जिले के
कागदी गांव के अंदर स्थित है। दो नहरें निकाली गई है इससे। एक नहर का नाम है आनंदपुरा भूकिया नहर, आनंदपुरा भूकिया नहर। और एक नहर का नाम है भीखा भाई सांगवाड़ नहर, भीखा भाई सांगवाड़ नहर। भीखा भाई सांगवाड़ नहर, ये तो परियोजना हो गई अपने कागदी पिकअप परियोजना। अब हमें अगली परियोजना की बात करते हैं। इसके बाद कडाना बांध, कडाना बांध परियोजना। आवाज नहीं करनी है भी, ध्यान रखें। कडाना बांध परियोजना गुजरात के अंदर पड़ती है। रामपुर नामक स्थान है, महिसागर गुजरात का जिला है। तो हम लिख सकते हैं रामपुर स्थान पर जिला कौन सा है? महिसागर। और कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य के अंदर ये परियोजना स्थित है। और ये परियोजना, इसमें राजस्थान की कोई भागीदारी नहीं है। ये हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बात। पूर्ण रूप से कौन से राज्य की परियोजना है ये? गुजरात राज्य की परियोजना है, गुजरात राज्य की परियोजना। ये बात हम ध्यान में रख लेंगे। अब बात आती है इसके बाद में माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। कौन कौन सी है माही की सहायक नदियां? लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी है क्या? यस सर वाली कौन है? लुणी की है। तो यस सर कैसे बोल रहे हो? पेपर में यस सर बोलते ही काम हो जाएगा, देखना। एक 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 प्रश्न का पूरा महत्व है। अभी ऐसे लगता है कि एक पर्सन से क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन पता चलता है कि एक पर्सन से क्या होता है। एक पर्सन से वो हो जाता है कि हो सकता है कि एक पर्सन के बदौलत आज से 5 साल बाद में आप 50,000 रुपए लेने वाले हो जाओ। और हो सकता है कि अगर चूक गए तो 5 साल बाद में, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो एक एक पर्सन का सही होने का, गलत होने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कर दे साहब। माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। माही की सहायक हम खूब नदियां पढ़ के हैं, जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो सोम पढ़नी है, जाखम पढ़नी है और अनास पढ़नी है। 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं बड़ी, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक मैप बना लेते हैं, छोटा सा मैप बना लेते हैं हम इस प्रकार से। एक ये नदी इसमें मिल रही है और एक ये नदी इसमें मिल रही है। अब बता सकते हो कि कौन सी नदी कौन सी है? कौन सी नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? और ये माही, तो इसका नाम सोम है। ठीक है, ये सोम नदी है। मान लिया कि इस नदी का नाम क्या है? सोम है। और इसका नाम क्या है? जाखम। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? सोम नदी का
उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना है, सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। ऐसे ही जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भंवर माता की पहाड़ी से। तो हम लिख देते हैं कि ये तो है कौन सी पहाड़ी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? ये नदी है सोम। जिसे नहीं पता है वो लिख सकता है। ये कौन सी पहाड़ी है? भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की, भंवर बाबा लिख दें, माता ही लिखना है, भंवर माता की पहाड़ी। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? जाखम नदी है। बांध इन नदियों पर थे वो हमने कल बना लिए थे। आज सिर्फ हम इनकी कुछ सहायक नदियां हैं जो पूछी गई है, उन्हीं को हम बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सोम की। सोम की सहायक नदियां हैं जैसे गोमती, टिड्डी, झूमरी और सारणी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी की सारी सोम की सहायक नदी हैं। तो लिख देंगे, एक का नाम है गोमती, बिल्कुल बनाना है इसे, गोमती। एक बनाते हैं इसमें गोमती, गोमती के बाद में टिड्डी, एक है झूमरी, झूमरी, और एक का नाम है सारणी। जिसको ऐसे लगता है कि यहां से प्रश्न नहीं आता, वो इस बार लिखना छोड़ दे। हो सकता है कि फिर अगली बार लिखने की जरूरत पड़ जाए, है ना। आता है तभी लिखा रहे हैं। प्रश्न देखना, कोई न कोई प्रश्न आपको ऐसा मिल जाएगा कि गोमती, टिड्डी, झूमरी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? सोम की सहायक नदी है। प्रश्न तो यह भी आ सकता है कि जाखम किसकी सहायक नदी है? माई ऑप्शन में न हो तो ऑथेंटिक रूप से देखें तो जाखम किसकी सहायक नदी है? सोम की सहायक नदी है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि सोम है, जाखम है, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। अब बात कर लेते हैं अपने इसकी जाखम की सहायक नदियों की। तो करमई, सरमई और सूकली। एक तो कौन सी है सहायक नदी? करमई। एक का नाम है, सूगली नहीं है, सरमई, सूकली। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी है। और एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो जाखम नदी है, उस जाखम नदी के दोनों ओर एक अभयारण्य फैला हुआ है। इस अभयारण्य का नाम है सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। और सीता माता अभयारण्य के अंदर प्रसिद्ध बात क्या है? प्रसिद्ध बात सीता माता अभयारण्य की, तो इसमें एक गिलहरी रहती है। कौन सी गिलहरी? उड़न गिलहरी। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो उड़ने वाली गिलहरी है, लेकिन वो वास्तव में उसके कोई पंख नहीं है, उड़ती नहीं है। वो छलांग लगाने की जो दूरी है वो उसकी ज्यादा है, ज्यादा दूरी तक छलांग लगाती है, इसलिए वो कैसे देखने में ऐसे लगती है कि वो उड़ रही है। अब दो बातें हम वैसे तो इनके बारे में लिख लिया, फिर भी हमें जैसे एक तो पढ़ लेते हैं सोम, सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम है बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। विलय कहां हो रहा है? विलय हो रहा है माही नदी में। कौन से स्थान पर? कौन से स्थान पर? नवाटापुरा नामक स्थान पर आकर के ये इसमें मिलती है। फिर हमें
बात करें अगली कि इसके बहाव के जिले कौन कौन से हैं। बहाव के जिले, तो लिखिए बहाव के जिले। उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर। बहाव के जिले कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। उद्गम जो बिछामेड़ा की पहाड़ियां ये कहाँ है? उदयपुर में। तो एक तो उदयपुर, उदयपुर से अलग जिला कौन सा बना था? सलूम्बर। और विलय कौन से जिले में होता है? कौन से जिले में होता है? डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थान पर इसका विलय होता है। तो एक जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, एक सोम नदी के किनारे मंदिर है देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिसे वागड़ का वैभव कहते हैं। वागड़ का वैभव कौन सी नदी के किनारे है? तो हम लिख सकते हैं कि सोम नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। और इस सोमनाथ मंदिर कौन सा जिला? डूंगरपुर। उपनाम क्या है? वागड़ का वैभव। वागड़ का वैभव। भले तो आप मैप में लिख लो, भले ही आप यहां पर लिख लो, एक ही बात है, जहां आपको ठीक लगे आप इसको नोट कर लो, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर राजस्थान के प्रमुख मंदिर भी हैं। तो कोई नदी के किनारे कोई ढंग का महत्वपूर्ण मंदिर है वो हमें नोट कर लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के पढ़ के आए हैं क्या, या देलवाड़ा के पढ़ के आए हैं? किसके पढ़ के आए हैं? मथाई नदी, मघाई नदी के किनारे पढ़ के आए हैं। मथाई के, हाँ मथाई के किनारे पढ़ के आए हैं, रणकपुर के जैन मंदिर। तो ये सोम नदी कंप्लीट। अगली हेडिंग लगाइए इसके बाद, बना रहे हो? अगली नदी लिखते हैं जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? कौन से जिले से, अपने कौन से पहाड़ी से? उद्गम कौन सी पहाड़ी से? भंवर माता पहाड़ी। स्थान पड़ता है छोटी सादड़ी में। छोटी सादड़ी कौन सा जिला? प्रतापगढ़। जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। बहाव के जिले कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे एक तो प्रतापगढ़ में बहती है, फिर सलूम्बर में बहती है, फिर डूंगरपुर में बहती है। 3 जिलों के अंदर ये बहती है। तो लिखेंगे बहाव के जिले। बहाव के जिले कौन कौन से हैं? बहाव के जिले तो एक प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सलूम्बर, और सलूम्बर के बाद में डूंगरपुर, ये बहाव के जिले। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, कल हमने बनाया था शायद वो बांध, उस बांध का नाम क्या था? जाखम बांध। विशेष बात क्या इस जाखम बांध की? लिख दी थी ऊंचाई क्या कल इसकी? लिखी थी कि नहीं लिखी थी वो देखो, नहीं लिखी। तो लिखिए बांध, बांध है जाखम बांध। जाखम बांध। विशेष बात है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कितनी ऊंचाई है? 81 मीटर ऊंचाई है इसकी। 81 मीटर ऊंचाई है। एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कौन से जिले में? जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ जिले में। जिला प्रतापगढ़।
एक महत्वपूर्ण नदी हम पढ़ लेते हैं इसमें, अनास। अनास नदी। सबसे पहले बात करते हैं अनास नदी के उद्गम की, कि अनास नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो अनास नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, एक स्थान पड़ता है आम्बेर। आम्बेर नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। उद्गम आम्बेर, मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती होगी, फिर आती है तो राजस्थान में प्रवेश। मलेड़ी खेड़ा, मलेड़ी खेड़ा गांव से प्रवेश करती है। कौन से जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा जिले में ये पड़ता है। और सहायक नदी कौन सी है इसकी, तो सहायक हमने बनाई रखी है इसकी, हरण नदी इसकी क्या है, सहायक है। एक इसमें हमें ध्यान में जो रखनी है बात, वो बात ध्यान में रखनी है, एक भादर नदी पड़ी थी हमने, बनाई थी कल, भादर नदी। भादर नदी के बारे में हमें दो बात ध्यान में रखनी है। एक तो इसका उद्गम ध्यान रखना है कि डूंगरपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है कागुआ गांव। कागुआ गांव से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो उद्गम तो होता है इसका कौन से गांव से, कागुआ गांव से। दूसरी बात इसमें लिखेंगे कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सहायक नदी, राजस्थान की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम, जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन इसका विलय, लेकिन इसका विलय गुजरात में माही नदी में होता है, माही नदी में होता है। और कहाँ होता है, जो कडाना बांध है ना, उस कडाना बांध के बाद में इस नदी में आकर के मिलती है माही में। ये बात थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी। बता देंगे। ये कर लिया नोट क्या, आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में और सबसे अंत में सूर्योदय जैसलमेर में कैसे होता है। होता तो वैसे ही है जैसे रोज होता है, लेकिन फिर देख लेते हैं कि ये क्यों होता है ना। ये होने का कारण क्या है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम की ओर घूमती है कि पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस ग्लोब के अंदर कोई बता सकता है पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है। ये पश्चिम है, ये क्या है, ये पूर्व है। तो कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। अब ऐसे घूमेगी तो आप ये देखो, ये धौलपुर है इधर, और ये क्या है,
ये जैसलमेर है, जैसलमेर पश्चिम में पूर्व में, और धौलपुर किधर है, राजस्थान के पूर्व के अंदर है। अब ऐसे घूमेगी तो सूर्य तो घूमता ही नहीं है बेचारा, सूर्य तो लगभग अपने देखते हैं कि सूर्य तो एक जगह ही है, पृथ्वी उसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। एक तो ऐसे चक्कर लगा रही है, दूसरी ऐसे घूम रही है अपने, इस प्रकार से घूमती है। तो इस प्रकार से घूमेंगी तो सीधी सी बात है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगी, तो सूर्य के सामने पहले कौन सा भाग जाएगा, धौलपुर वाला भाग जाएगा जो पूर्व के अंदर है। तो सूर्योदय वहां क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। जो भाग है वो बाद में सामने आएगा, वहां पे सूर्योदय क्या हो जाएगा, बाद में। बाद में जो भाग सामने आता है वो कौन सा है, जैसलमेर वाला है। तो जैसलमेर का जो कौन सा गांव पड़ता है, कटरा गांव, वहां पर सबसे बाद में क्या होता है, सूर्योदय होता है। ये समझ में आ गया होगा। इसमें याद ही करना है, समझने वाली कोई ज्यादा बात है नहीं, जिसके याद है उसका प्रश्न सही है। तो अब ये अपने माही नदी अपने कंप्लीट हो गए। अब अगली हेडिंग लगा दीजिए आप, साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती का संत किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। चलो ठीक है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब मुझे ऐसे बताओ कि ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी है कि जिनके जो पढ़ाते हैं वो याद नहीं रहता, जैसे पढ़ा दिया बाद में आप भूल जाते हो, उसका इलाज लेके आए हो मैं आज। सारों की प्रॉब्लम है क्या, तो कल एक काम करके आना है, पूरा पक्का इलाज है उसका। आज तो ही मैं प्रश्न पूछूंगा कल, ठीक है, और सबसे पूछूंगा। नदी वाले टॉपिक से शुरू करूंगा मैं, और पहली 5 नदियां पढ़ के आनी है। कितनी नदियां पढ़ के आनी है, 5 नदियां पढ़ के आनी है। कोई बात नहीं, सोमवार से कर लेंगे, सोमवार तो फिर 3 दिन 15 नदियां पढ़ के आनी है, ठीक है। क्या है, 5 छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें एक तो गग्गर ही है। गग्गर में क्या पूछना है, गग्गर तो याद ही है आप लोगों के। सभी के अंदर जो भी सब्जेक्ट है ना, सभी के अंदर पढ़ के आने हैं, सारे बांट के देंगे तभी वो पक्का इलाज होगा, याद होने वाला है। ऐसे याद होते नहीं है आप लोगों के, याददाश्त कमजोर होगी आपकी, है ना। ऑप्शन कुछ नहीं होंगे, सीधा ही प्रश्न का उत्तर, तभी याद रहेगा। तुम्हारी तरह मैं भूल जाऊं फिर, आप पूछ लो मेरे से, नदियों से पूछ लो, भौतिक प्रदेश से पूछो, मैं तो नहीं भूलता फिर ना। ऐसे तो है नहीं कि आप गेहूं की रोटी खाते हो, मैं सोने की खाता हूँ, या मैं कोई रोटी ऐसी खाता हूँ जिसमें याद करने वाली कोई औषधि मिली हुई है कि याद रहती है, या मैं किताबें खाता हूँ भाई अंदर छप गई वो जाके, ऐसा तो नहीं है। एक इलाज है, वो इलाज है पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक पेज उठा लो, कितनी बार पढ़ते हो एक पेज को, 2 बार क्यों पढ़ते हो, 100 बार पढ़ लो उसे। 100 बार पढ़ के तो देखो, एक पेज को ईमानदारी से 100 बार पढ़ के देखना, फिर याद नहीं रहे तो 100 बार क्या, आप 15 बार ही पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। 100 बार तो बहुत होते हैं, 100 बार तो पढ़ लिया, जिंदगी में नहीं भूलोगे। पेपर तक तो अगर 15 बार पढ़ लिया ना तो भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो पढ़ के आना, और बार बार पढ़ रहे हैं, जो लिखवा दिया उसका रट्टा लगा दो, बार बार वही पढ़ना, और करना क्या, और काम क्या है आपके, क्या काम करते हो और आप, तो कोई काम नहीं है। एक आधे को छोड़ के घर वाले कोई काम करवाते ही नहीं आप लोगों से, अगर करवाए काम की, हाँ मेरे से काम करवाते हैं वो मेरे से मिल लेना आगे, मैं घर पे बात करूंगा फिर आप काम मत करवाया करो, पढ़ाया करो, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो, बहाने बंद कर दो।